दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में क्वेश्चन फ्रेमिंग पार्ट 2। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग की पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन फ्रेमिंग की पार्ट 1 बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर क्वेश्चन फ्रेमिंग खोलिए, वहाँ पर आपको पार्ट 1 मिलेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 2 देखने में शायद ही थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि आप पार्ट 1 को पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन फ्रेमिंग के यस नो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, बता दिया था। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे WH क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा WH क्वेश्चंस, जैसे पूर्व में बताया गया कि WH क्वेश्चंस WH वर्ड्स जैसे व्हाट, वाई, विच, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, हाउ आदि से शुरू होते हैं। इसके पहले पार्ट 1 में हमने बताया है कि जो WH क्वेश्चंस होते हैं वो WH वर्ड से ही बनते हैं। WH वर्ड्स मतलब क्या है, जो WH क्वेश्चंस होंगे वो जाहिर सी बात है WH वर्ड। देखिए WH शुरू में लगा हुआ है, WH शुरू में लगा हुआ है, WH। तो जो भी क्वेश्चंस WH से बनते हैं वो WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये पार्ट 1 में बताया गया, अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सामान्य नियम क्या है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम अभी बस देख रहे हैं कि WH के क्वेश्चंस कितने तरीके के होते हैं। जैसे कैसे व्हाट से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे वेयर से, कैसे व्हेन से, कैसे हुज से, इन सब से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सबको हम पूरे डिस्कस करेंगे, सबको एग्जांपल की मदद से देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टेंस वाइज कि टेंस वाइज में हम कैसे कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन फ्रेम क्या करना क्या होता है, पार्ट 1 में आप देखकर अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका सामान्य नियम पढ़ते हैं। सामान्य नियम ये कहता है, यदि वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब अगर कोई सेंटेंस लिखा गया उसमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डू, डज, डिड को WH वर्ड के बाद लगाकर प्रश्न शुरू करें। मतलब मेरी बात को समझना, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक असर्टिव सेंटेंस लिखता हूँ। ही लाइक अ मैंगो, वह आम पसंद करता है। अब देखो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, जैसे एज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह कहा रहा है कि यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देखो इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डू, डज या डिड, या फिर इसमें डू, डज या फिर डिड। अब हम डू, डज, दिस कैसे लगाएंगे, हम देखेंगे सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है, इसका मतलब डू या डज लगेगा। डू, डज कैसे लगाते हैं, सेंटेंस सब्जेक्ट को देखा जाएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू। तो ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट का है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इस वजह से इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यही कहा गया, यदि वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज, डिड का WH वर्ड के बाद लगाकर प्रश्न शुरू करें। अब देखो यहाँ पर ये इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ये प्रश्न कैसे बनेगा, या तो डू आएगा, या तो डज, या तो डिड आएगा, WH के बाद लगाएंगे। तो अगर इसमें लिखा गया ही लाइक्स मैंगो, इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग हम करेंगे, मतलब इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे कि वह मैंगो पसंद करता है, इसनो में बनाएंगे। WH में हमको बनाना है तो हम कहेंगे कि वह क्या पसंद करता है। तो अब देखो वॉट, डज या फिर डिड ही लाइक, उसको मैंगो पसंद है, वह आम पसंद करता है। अब इसका क्वेश्चन बनाया जाएगा तो कहा जाएगा ना WH में व्हाट, डज या फिर डिड ही लाइक। अब देखना यहाँ पर जो WH से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसको WH क्वेश्चन कहते हैं। इसमें कोई वर्ब नहीं था, इस यहाँ से पर डू या डज लगाकर हमने क्वेश्चन को बनाया। तो प्रश्न शुरू करें इसलिए बनाएंगे। ध्यान रखें डज का प्रयोग किया गया है तो वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। अब देखो यहाँ पर डज लगाया गया है, यहाँ पर डिड लगाया गया है। अगर प्रश्न में क्या डज लगा गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ब है लाइक, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें डज का प्रयोग नहीं किया गया इस सेंटेंस में, तो इसमें हमने यस को लगा के रखा है। तो जाहिर सी बात है अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो यस या एस लगता है। अगर वही असर्टिव मतलब क्या, असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस तभी यस या एस लगेगा। अगर वो नेगेटिव होता है या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें डू डज आ जाता है, तो यस या एस नहीं लगता। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि वर्ब में यस या एस नहीं लगाया जाएगा अगर वाक्य में डू डज है। तो यदि डिड का प्रयोग किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी होगी। जैसे अब देखो अगर डू डज है तो यस या एस नहीं लगेगा, अगर डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे डज का प्रयोग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लाइक्स नहीं किया गया है। अगर डिड का यूज करके देखें तो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाइक की नहीं की गई है। आप देखिए यहाँ पर वेयर डज ही गो, आप देखेंगे यहाँ पर डज का प्रयोग है, इस वजह से वर्ब में कोई भी एस या एस नहीं लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वाई डिड ही गो, तो वह क्यों गया। तो अब देखो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएगी, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया गया है और हम पढ़ रहे हैं क्या, WH क्वेश्चन। और आप सारे क्वेश्चन देखोगे WH से शुरू हैं, WH 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 WH, सारे क्वेश्चन WH से शुरू है, इस वजह से इसको कहते हैं क्या, WH क्वेश्चन। आप याद रखेंगे इस बात को कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसका अगर हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हम WH, डू या डज या फिर डिड लगा करके बनाएंगे। नीचे लिखा गया है डज वाले क्वेश्चन के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यस या यस लगता है यदि इस प्रकार डिड वाले क्वेश्चन के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। देखिएगा जो डज वाला क्वेश्चन है, मतलब जिसमें डज आया है, ये डज आया है ना, ये वेयर डज ही गो,
डज वाले क्वेश्चन के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, ही गोज। इसका असेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, ही गोज। तो उसमें ऐसे आई एस लगा देंगे ना, तो वही कहा रहा है यहाँ पर डज वाले क्वेश्चन के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये डज क्या है, इसका अफर्मेटिव बनाया जाएगा तो उसमें ऐसे आई एस लगता है। इसी प्रकार डिड वाले क्वेश्चन में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसी तरीके से ये अगर हमारी डिड वाली है तो अगर हमको क्या बनाना है, इसका अफर्मेटिव बनाना है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो हम कहेंगे क्या, ही वेंट हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही वेंट। ठीक है, यही चीज़ कही गई है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल इसमें कहता है क्या, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, क्या वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब दोनों सेम होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैव, हैज, हैड, etc है, तो इन्हें WH वर्ड के बाद लगाकर प्रश्न बनाया जाएगा। आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्वेश्चन में अगर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके पहले WH आएगा, फिर ये चीज़ें बाद में आएंगी, WH वर्ड के बाद आएंगी। ठीक है। तीसरा रूल कहता है प्रोनाउन आई, बी, यू, आई, यू, बी, माई, अवर, योर, हिज, हर, etc का प्रयोग आंसर को समझते हुए या प्रश्न किससे करना है यह देखकर करना होता है। ये प्रोनाउंस हम प्रश्न को समझकर करेंगे इनका यूज। ठीक है। अब हम प्रत्येक WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने हैं तो क्या करना चाहिए यह देखेंगे। ठीक है भाई, इसको मैं बता दूं, देखो ये जो मार वाज यूज होगा तो वो WH वर्ड के बाद ही यूज होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये पहले क्या हमारा आंसर लिखा गया, मतलब दो तरीके से हमने लिखा यहाँ पर, एक का आंसर और यहाँ पर उसी आंसर का यहाँ पर हमने प्रश्न बनाया। देखिए हिज नेम इज रमेश, उसका नाम क्या है, रमेश है। तो अब हम देखेंगे कि वॉट, हम अगर WH क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहले वॉट ही तो लिखेंगे, तो कहेंगे वॉट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है हमारा रमेश है। आप देखेंगे कि इज यहाँ पर मैंने लिखा है क्या कि इज, एम, वाज, वर, ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो WH वर्ड के बाद ही आएंगे। देखिए WH वर्ड, उसके बाद इज का यूज हुआ, WH वर्ड, उसके बाद आर का यूज होता है। आप इतना नोटिस करेंगे कि कोई भी अगर इज एक्चुअली वो आती है तो वो WH वर्ड के बाद ही आएगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कहा गया, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसको WH में बनाएंगे आप तो क्या बनाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग या फिर व्हाट आर यू प्लेइंग, इस तरीके से तो आप बनाएंगे। इसी को कहते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ले जाना ही क्वेश्चन फ्रेमिंग कहलाता है। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। अब देखो इसका क्वेश्चन फ्रेम किया गया, व्हाट डू यू वांट टू प्ले, तुम क्या खेलना चाहते हो। अब हम पढ़ रहे हैं पहले क्या, व्हाट से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, इस वजह से सारे प्रश्न जो बनाए गए हैं वो व्हाट से ही बनाए गए हैं। ठीक है। सी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। अब इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे, व्हाट डिड सी बाय, उसने क्या खरीदा, तो आंसर देंगे सी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। ठीक है। अब इसी में आप देख लो ये पास्ट का अनडेफिनिट है, और जब जैसे इसका इंट्रोगेटिव बना है तो डिड आ गया है, तो इसमें क्या हुआ है कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, तो इसमें मेन वर्ब की क्या हो गई है, फर्स्ट फॉर्म हो गई है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे कि वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें हम डू या डज का प्रयोग करते हैं या फिर डिड करते हैं। देखिए हमने डिड का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाया है। ठीक है। चलिए इसका सामान्य नियम लिखा गया है क्या, व्हाट को वाक्य के शुरू में लिखें, जैसा कि यहाँ पर व्हाट को वाक्य के शुरू में लिखा गया, आप देख सकते हैं, लिखें। उसके बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, डज, इज, डिड, कैन, उसको हमने लिखा। यदि नहीं है तो टेंस के अनुसार डू, डज, डिज लगाएंगे। अब देखिए वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमने पास्ट इंडेफिनिट पहचाना, उसके हिसाब से हमने डिड का प्रयोग इस सेंटेंस में किया, लगाएंगे। ठीक है, इत्यादि लिख करके उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। अब देखिए यहाँ पर जो इन वर्ब के बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा है ना, ही, सी, ही, ये सारे सब्जेक्ट लिखें। फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखें। अगर वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, जैसे ये तो वर्ब है, वर्ब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखे। तो वर्ब सारी लिखी गई है, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इस वजह से ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया। वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगता है, वर्ब के साथ फिर हम क्या यस यस नहीं लगाएंगे, जब WH बनाएंगे तब। यदि प्रश्न सिंपल प्रेजेंट का है, अगर वो प्रश्न सिंपल प्रेजेंट का है तो इस प्रकार पास्ट टेंस में भी प्रश्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही लगती है। प्रश्न अगर सिंपल में रहेगी तो वो पास्ट में जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है। अब देखिए जो हम पढ़ेंगे कि WH के वर्ड से कितने सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, मैं वही आपको डिस्कस कराऊंगा कि व्हाट से, हु से, हाउ से, वेयर से, इन सारे कैसे बनेंगे वो WH से ही हम देखेंगे। ठीक है। अब देखिए हु से शुरू होने वाले प्रश्न, जो हु से प्रश्न शुरू होते हैं वो कैसे होते हैं, तो मैं एक आध दो समझाता हूँ, बाकी आप एग्जाम्पल्स पढ़ के पूरा समझ लीजिएगा। देखिए क्या, राम कम हेयर, राम केम हेयर, राम यहाँ आया। हु केम हेयर, अब देखिए यहाँ पर हु से आया है। ठीक है, किससे आया, हु से, तो हु से ऐसे बनेगा, ही किल द लायन, उसने लायन को मार दिया। हु किल द लायन, तो हु से प्रश्न बना है WH से। सीता टीच अस इंग्लिश, सीता हमको इंग्लिश पढ़ाती है। हु टीच यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता। अब यहाँ पर भाई एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली बात है, क्या कि इसका सामान्य नियम मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, नियम से ही समझा दूंगा। देखिए वाक्य में सब्जेक्ट की जगह हु लिखें,
अगर यहाँ पर देखिएगा सीता टीच अस, अब इसकी जगह हमने वाक्य में क्या लिखा, हु लिखा। हु से अगर हमको प्रश्न बनाना है तो हु लिखे। उसके बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखे। अब देखिए हु के बाद हेल्पिंग वर्ब थी इज, हमने हेल्पिंग वर्ब इज लिख दिया, लिखे। नहीं है तो वाक्य के प्रयुक्त वर्ब लिखे, नहीं है तो वर्ब लिख दीजिए जो वर्ब है। अब प्रोनाउन के अनुसार आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने से हु से शुरू होने वाले प्रश्न बन सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे मैंने पढ़ा था, ये देखिए जो क्या था, सीता टीच अस इंग्लिश, ये प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का और फॉर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका जैसे हम WH बनाएंगे उसमें हमारा डू डज आना चाहिए ना, हु टीच यू इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डू डज नहीं आया है, सीधे टीच से ही आया, वही वर्ब है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे कि जब भी WH में अगर हम लेकर के जाएंगे तो वो डू डज नहीं आता है WH वाले क्वेश्चंस में, इस बात को आप याद रखोगे। आगे आएगा मैं आपको वो चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, होज से शुरू होने वाले प्रश्न। WH होज से शुरू होने वाले प्रश्न क्या होते हैं, देखिए होज का अर्थ होता है किसका, होज का अर्थ होता है किसका, अतः होज से प्रश्न तभी बनाया जा सकता है आंसर में जब माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, etc का प्रयोग हो। कि होज से प्रश्न हम तभी बनाएंगे जब हमारे असर्टिव सेंटेंस में क्या हमारा लिखा हो, हिज लिखा हो, हर लिखा हो, है ना, योर, माई, अवर, ये सब लिखा हो, क्योंकि होज का मतलब किसका होता है, और जब किसी का कोई चीज़ रहेगी तभी तो आप होज लगा के बना पाओगे। जैसे क्वेश्चन देखा जाए, दिस इज हिज पेन, यह उसकी कलम है, उसकी हिज, तो अब यहाँ पे होज से आप प्रश्न बना सकते हो, क्योंकि क्या, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसकी है, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखो, आई रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ। अब देखो हुज पेरेंट्स डू यू रिस्पेक्ट, किसके माता पिता का तुम, किसके माता पिता के तुम रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। आई हैड फाउंड हिज पर्स, मैंने उसका पर्स पाया, किसका पर्स, उसका। अब इससे हुज से प्रश्न बन सकता है, हुज पर्स हैड यू फाउंड, किसका पर्स तुमने पाया। इसका नियम पढ़ लेते हैं। सामान्य नियम यह है कि हुज, सबसे पहले हुज लगाया जाएगा, अगर हमको हुज में बनाना तो सबसे पहले हुज लगाया जाएगा, उसके बाद नाउन लिखिए। अब देखो उसके बाद नाउन लिखा गया, बहुत सारे यहाँ पर पेरेंट्स, पर्स, कार, ये सारी चीज़ें क्या है, उसके बाद नाउन लिखी गई है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। फिर देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बिल है, हैड है, डू है, डिड है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद पहले क्या, अगर सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर देखो यू सब्जेक्ट आया, यू सब्जेक्ट आया, यू सब्जेक्ट आया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। देखो परचेस वर्ब है, फॉन्ड वर्ब है, रिस्पेक्ट वर्ब है, ये सारी चीज़ वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो उसको हमने नहीं लिखा है, ठीक है। इस नियम पर हम पूरा WH से हुज वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा बात क्या रहा, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में डज का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्यों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में डज का प्रयोग क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, वर्ब के साथ यस या ईएस हट जाता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में हुज के साथ डिड का प्रयोग होता है, उस स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अब देखना यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, आई विजिटेड हिज कंपनी, मैं उसकी कंपनी में गया। अब देखो यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अब हुज वाला हमने बनाया है तो यहाँ पर कौन से डिड आ गया और विजिट का पहली फॉर्म आ गई, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं होम से शुरू होने वाले प्रश्न। अब WH होम से शुरू होंगे तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। होम का अर्थ होता है किसको, होम का अर्थ होता है किसको, अतः आंसर में यदि कोई नाउन या फिर किसी का नाम या फिर प्रोनाउन होगा तभी होम से प्रश्न बनाया जा सकता है। यहाँ पर होम लिखा है तभी हम क्या करेंगे, होम से प्रश्न बना पाएंगे। आप देखो जैसे आई नो सीता, अब हमने क्या कहा कि आंसर में नाउन हो, देखो सीता हमारी नाउन है, ठीक है, या फिर किसी का नाम हो, नाम सीता का नाम भी हो गया, प्रोनाउन होना चाहिए तभी होम से प्रश्न बनेगा। आई नो सीता, हु डू यू नो, मैं सीता को जानता हूँ। अब तुम होम से प्रश्न बना लोगे, होम डू यू नो, तुम किसको जानते हो। आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूँ, ये देखो हर। होम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो। इस तरीके से बन गया, ठीक है। इसके सामान्य नियम लिखे गए हैं। सबसे पहले होम लिखें, फिर आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखें। होम लिखा गया फिर जो हेल्पिंग वर्ब चाहेगी वही हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर शेष वाक्य लिख दें। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख दो, ये सब्जेक्ट, बाकी जो भी वाक्य है लिख दो। देखो यहाँ पर है ना, मीट के बाद से जितना भी वाक्य है वहाँ पर लिख दिया, यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पर उतार गया। देखो यहाँ पर मीट सीता इन द गार्डन, मीट इन द गार्डन यू के बाद, ठीक है। अब देखो ध्यान रखें कि डिड का प्रयोग होने पर प्रश्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी एवं डज का प्रयोग होने पर वर्ब के साथ ऐसे नहीं लगाए। वही बात है पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं वैन से शुरू होने वाले प्रश्न। जब वैन से प्रश्न शुरू होंगे तब कैसे हम बनाएंगे। वैन से समय का पता चलता है, वैन मतलब होता है कब, और इससे समय का पता चलता है। वैन का प्रयोग तभी हो सकता है जब आंसर में समय का संदर्भ हो। वैन से हम प्रश्न तभी बनाएंगे जब आंसर में हमको लगे समय। आंसर मतलब क्या, अफर्मेटिव, ये सारे सेंटेंसेस। जैसे ही कम एट 8 PM, वो 8 बजे आया, है ना। अब देखो इसमें हम वेन से बना सकते हैं ना, व्हेन डिड ही कम,
वह 8 बजे, वह कब आया, पता चला वो 8 बजे आया, ठीक है। फिर ही गोज एट 10 AM, वह 8 बजे, 10 बजे जाता है, देखो 10 बजे जाता है। व्हेन डज ही गो, वह कब जाता है, तो यहाँ व्हेन लगा करके बनाया गया, ठीक है। एग्जाम्पल सब देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका सामान्य नियम पढ़िए। सबसे पहले व्हेन लिखें, सबसे पहले हमने व्हेन लिखा है, देखिए। यदि उसके बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड विल ये लिखें। यदि नहीं है तो टेंस के अनुसार डू डज डिड इत्यादि लिखकर उसके बाद सब्जेक्ट लिखकर शेष वाक्य को लिख दें। देखिए, अगर देखिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो हमने डिड लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, फिर वर्ब लिख दिया है, फिर वाक्य को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब डू डज वर्ब के ऐसे इसमें वही वाला रूल है, पहले वाला सब में यही लागू होगा, ठीक है। अब देखिएगा, वेयर से शुरू होने वाले प्रश्न। दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है ना। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, इसके आगे से मैं पढ़ाऊंगा आपको अगली वीडियो में, है ना। अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही ये ख़त्म होता है मैं आपको टेंस वाइज पढ़ा दूंगा, टेंस वाइज स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तब तक के लिए बाय। अगर आपको समझ में आते तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।